नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज आप मेरे साथ में इंग्लिश का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। इंग्लिश के अंदर आप ऑलरेडी एक बहुत इंटरेस्टिंग वे में मैंने आपको बताया था कि आपके एग्जाम का सिलेबस क्या है। सिलेबस में आपको एक एक चीज बताई गई थी। तो आज की जो क्लास है ये सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास के अंदर आज आप मेरे साथ में ये मानकर बैठिएगा कि आपको कुछ नहीं आता है, एंड विश्वास कीजिएगा, गारंटी है कि आपके पास में जो भी कंटेंट होगा सारा का सारा बहुत आसान तरीके से प्रिपेयर होता चला जाएगा। बस आपको क्या करना है, बस आपको एक चीज करनी है कि नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाने हैं। धीरे धीरे हम बेसिक क्लास को एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे और आपके एग्जाम के सारे क्वेश्चंस कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे कि एक भी एग्जाम का क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपसे छूटे, वो भी अच्छे तरीके से। तो आज की क्लास में मैं मेरे विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला हूं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत सिंपल सा पैटर्न पढ़ाएंगे और वो पैटर्न है बेसिक क्लास का। आज आप मेरे साथ में बेसिक सीखेंगे। ये क्लास नंबर 1 होने वाली है। इस बेसिक में आप मेरे साथ क्या सीखेंगे, कुछ बेसिक टर्म्स आप सीखेंगे मेरे साथ में। बेसिक टर्म में सबसे पहली टर्म आप मेरे साथ में सीखेंगे, लेटर क्या होता है। टर्म नंबर 2 आप सीखेंगे, लेटर से वर्ड कैसे बनता है, वर्ड से जोड़ जोड़कर सेंटेंस किस प्रकार से बनता है। सबसे पहला हिस्सा आप ये 3 चीजें मेरे साथ सीखेंगे। इसके बाद में सेंटेंस को जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखेंगे, जैसे सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब किसको कहते हैं, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसके बाद में आगे कुछ टर्म सीखेंगे, जैसे एट्रीब्यूट किसको कहते हैं, एट्रीब्यूटिव किसको कहते हैं। एट्रीब्यूटिव के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको पार्टिसिपिव सिखाया जाएगा। एक प्रकार से सेंटेंस की मेकिंग में वे सभी पॉइंट्स यहां पे कवर कर दिए जाएंगे, सभी पॉइंट्स कवर किए जाएंगे। उसके लिए हम यहां पर आपके साथ बैठे हुए हैं। इसके बाद में जब आप इतना पढ़ेंगे तो हम आपको फिर पढ़ाएंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस फिर आपके साथ में डिस्कस किया जाएगा। काइंड्स ऑफ सेंटेंस को जब आप पढ़ लेंगे तब जाकर हम ये मानेंगे कि हमारी बेसिक क्लास कंप्लीट होती है। जब आप एक काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ लेंगे तो हमारी बेसिक क्लास तब कंप्लीट होगी। उसके बाद हम व्याकरण के जो आपके कोर्स के कॉमर्स एग्जाम फर्स्ट पेपर के जो कंटेंट है उस पर हम आएंगे। ये पहली बेसिक क्लास होने वाली है। एक एक चीज लिखते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ये काम आने वाली चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहली शुरुआत करते हैं। सबसे पहली शुरुआत होती है हमारे पास में शुरुआत हम करते हैं तो सबसे पहले आता है अंग्रेजी में लेटर, LETTER, लेटर। लेटर के 3 अर्थ होते हैं, लेटर के 3 अर्थ होते हैं। ये सबसे पहली चीज याद रखना। सबसे पहला, लेटर को हम हिंदी में पत्र कहते हैं, लेटर को हम लोग पत्र कहते हैं। दूसरे हिस्से की हम बात करते हैं तो लेटर को जब हम इडियम्स में प्रयोग करते हैं तो उसे ज्ञान कहा जाता है। और तीसरा आता है वर्ण, वर्ण यानी ध्वनि के चिन्ह। हम इसे साधारण भाषा में ध्वनि के चिन्ह बोलने की जगह सिंबल ऑफ साउंड कह देते हैं, सिंबल ऑफ साउंड। पहली बात, आपसे कोई नहीं पूछने वाला है कि सिंबल्स ऑफ साउंड क्या होता है, कोई भी नहीं पूछने वाला है सिंबल्स ऑफ साउंड क्या होता है। तो सबसे पहला वर्ड आता है हमारे पास लेटर, लेटर को कहते हैं पत्र, वर्ण या फिर ज्ञान, और तीसरा हम बता चुके हैं वर्ण। अब वर्ण क्या होता है, सबसे पहले वर्ण की बात करते हैं तो अंग्रेजी में इसे लेटर ही कहते हैं, अंग्रेजी में लेटर ही कहते हैं। हमारे पास में A, B, C, D, E, F, G, इसके बाद में अंत तक आती है बात Z तक।
Z तक जब हमारे पास बात आती है तो अंग्रेजी में टोटल हमारे पास में 26 वर्ण होते हैं। अंग्रेजी में 26 वर्ण होते हैं। पहली चीज याद रखना, 26 वर्ण होते हैं अंग्रेजी के अंदर। प्रत्येक वर्ण की बात की जाए तो प्रत्येक वर्ण से हम लगभग 12 ध्वनि बना सकते हैं। 12 ध्वनि बना सकते हैं और ध्वनि जो बनती है वो ध्वनि आपकी अलग अलग प्रकार के शब्द बनाने में काम आती है। जैसे मैंने कहा प, पा, पी, पी, पु, पू, पे, पई, पो, पऊ, पम, पे। इस प्रकार से आप काफी सारी ध्वनि वर्णों की बना सकते हैं। ध्वनि जब बनाते हैं तो ये वर्ण जब आपस में अलग अलग दो हिस्सों में बंटते हैं तो सबसे पहले याद रखना, लेटर को, वर्ण को दो हिस्सों में हम लोग बांटते हैं। वर्ण को दो हिस्सों में बांटते हैं। ये वाला हिस्सा जो होता है इसे हम लोग वोवेल यानी स्वर कह देते हैं। वोवेल यानी स्वर कह देते हैं। स्वर में 5 स्वर आते हैं मुख्य रूप से, केवल 5। ए, ई, आई, ओ, यू, ये मुख्य रूप से 5 स्वर आते हैं। और बचे हमारे पास में कॉन्सोनेंट, बचे कॉन्सोनेंट, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इन्हें हम लोग व्यंजन कहते हैं। व्यंजन की बात करें तो बी, सी, डी, ई, इसके साथ साथ जब आप आगे चलते हैं तो जेड तक, हमारे पास में Z तक 21 व्यंजन होते हैं। पहली चीज याद रखनी है बेहतरीन तरीके से, जो अब आप नोट बनाएंगे मेरे साथ में, नोट बनाएंगे मेरे साथ में। नोट क्या बनेगा, नोट बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। नोट क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले दोबारा बात समझ लें, अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, पहली बात। वर्ण कहलाती है, पहली बात। बात नंबर 2, बात नंबर 2, वर्ण कहलाती है। वर्ण क्या है? कायदे से जब मनुष्य ने बोलना नहीं सीखा था तो आदि मानव समय पे वो आवाजें निकालता था। तो आवाजों के चिन्ह जो होते हैं, ये जो चिन्ह बने हैं, इन्हें वर्ण कहा गया। अलग अलग प्रकार की ध्वनियों को हमने आकार देने की कोशिश करी तो वो आकार बने हमारे वर्ण। टोटल अंग्रेजी में 26 वर्ण होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। 26 हमारे पास में अंग्रेजी में लेटर्स होते हैं। लेटर्स को जब हम बांटते हैं तो ए से लेकर जेड तक 26 लेटर्स होते हैं। इन लेटर्स को दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है वर्ण, पहला है वोवेल, दूसरा है कॉन्सोनेंट। वोवेल और कॉन्सोनेंट, वोवेल और कॉन्सोनेंट की हम बात करते हैं। तो वोवेल क्या है? स्वर है। वोवेल क्या है? स्वर है। ए, ई, आई, ओ, ऊ, ऊ स्वर है, ऊ स्वर है। यू य से बनता है तो ये व्यंजन है। अब यहां पर ये 5 स्वर हैं और 21 व्यंजन है, ये बात आपको समझनी है। अब आ जाती है कुछ महत्वपूर्ण बातें। जो ये वोवेल है, कायदे से ये वोवेल ही अंग्रेजी में मात्राओं का काम करते हैं। जैसे आप ये वाली मात्रा लगाते हैं, आप ये वाली मात्रा लगाते हैं, एक मिनट में दूसरे तरीके से लिखता हूं, ये वाली मात्रा लगाते हैं, ये वाली जो मात्रा है ये भी, इसके बाद में ये जो मात्रा है, इसके बाद में ये मात्रा और ये मात्रा हो गई। ये सारी मात्राएं वोवेल के अंदर, जिस प्रकार से हिंदी में स्वर होता है ए, आ, ई, उ, तो ये स्वर सारे के सारे वोवेल से बनते हैं और इनका भी काम वही होता है जैसे मात्राओं का काम होता है। वैसे ही अंग्रेजी में प्रत्येक शब्द के अंदर ध्वनि को बदलना हो, ध्वनि को बदलना हो तो ये स्वर व्यंजन के साथ जुड़कर एक नया रूप लाते हैं, नया रूप लाते हैं। तो ये हो गया पहला पॉइंट, पहला पॉइंट हो गया। इसमें कुछ चीजें जाननी है। पहली चीज क्या जाननी है? नोट बना लीजिएगा, नोट बनाना है। सबसे पहला क्या है? वर्ण का कोई अर्थ नहीं होता है। वर्ण
जैसे आपके सामने कोई पूछ ले ए का क्या अर्थ है, तो कोई अर्थ नहीं है। बी का क्या अर्थ है, कोई अर्थ नहीं है। जेड का कोई अर्थ नहीं। तो नोट लगाना है, वर्ण अर्थहीन होते हैं, अर्थहीन होते हैं, वर्ण अर्थहीन होते हैं, इनका कोई अर्थ नहीं होता है। वर्ण अर्थहीन है, इनका कोई अर्थ नहीं होता है। यह है पहला पॉइंट, यह है पहला पॉइंट, वर्ण अर्थहीन है। बात नंबर दो, बात नंबर दो, वर्ण अर्थहीन है, इनका कोई अर्थ नहीं होता है। बात नंबर दो। अब बात नंबर दो क्या है, जब वर्णों को जोड़ा जाता है, जब वर्णों को जोड़ा जाता है, वर्णों को जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है, तो एक शब्द बनता है, तो एक शब्द बनता है, तो एक शब्द बनता है। वर्णों को जब जोड़ा जाता है तो एक शब्द बनता है, तो एक शब्द बनता है, ये बात याद रखना। वर्ण खुद से कोई अर्थ नहीं लाते हैं। अब आ जाता है नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 यहां पर याद रखना है, क्या है कि वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह को अल्फाबेट बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं, अल्फाबेट बोलते हैं। वर्णों के समूह को अल्फाबेट कहते हैं। इन इंग्लिश हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड alphabet, alphabet, group of letter is called alphabet, याद रखना। अब आपसे कोई पूछे कि सर अल्फाबेट और अल्फाबेट्स में अर्थ बता दीजिए जरा, अल्फाबेट्स और अल्फाबेट में अर्थ बता दो। तो अल्फाबेट को हिंदी में वर्ण कहते हैं, वर्ण यानी ए से जेड तक के ये 26 ध्वनियां, ये 26 ध्वनियां, 26 ध्वनियां जो है, ये ध्वनियां जो है, अब मेरे को हिंदी की जगह 26 जो साउंड्स है उसे हम कह देते हैं अल्फाबेट, जबकि अल्फाबेट्स का अर्थ होता है भाषाएं, अल्फाबेट्स का अर्थ होता है भाषाएं, ये बात याद रखना। अल्फाबेट्स होता है भाषाएं और अल्फाबेट होता है ध्वनि। तो पहला हिस्सा हमारा कंप्लीट होता है। अगर कोई पूछे लेटर क्या है, तो लेटर वर्ण है, वर्ण ध्वनि है। ध्वनियों के 26 ध्वनियों में बांटते हैं हम अंग्रेजी में, और 26 ध्वनियों को जब जोड़ते हैं तो उस समूह के नाम को अल्फाबेट कहते हैं, उस समूह के नाम को अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट का बहुवचन बनाने पर अर्थ बनता है भाषाएं, मतलब कहने का लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस। अब ऐसे ही एक सवाल आपसे पूछा था, पेपर में आया हुआ है कि जब एक व्यक्ति एक से ज्यादा भाषाएं बोल सकता हो तो उसको क्या कहेंगे? एक से ज्यादा भाषाएं बोल सकता हो तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको बोला जाता है पॉलीग्लट, उसको बोला जाता है पॉलीग्लट। पॉलीग्लट कौन होता है? बहुभाषी, बहुभाषी, ये याद रखना है। भाषाएं लैंग्वेजेस, और भाषाएं बोलने वाला, एक से ज्यादा भाषाएं बोलने वाले को पॉलीग्लट कहते हैं। तो खैर पहला हिस्सा समाप्त होता है, पहला हिस्सा समाप्त होता है। पहला हिस्सा क्या है कि भाई लेटर क्या होता है। दूसरे हिस्से की अब हम बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 आता है लेटर के बाद में वर्ड, WORD, वर्ड। वर्ड को हिंदी में शब्द कहते हैं, हिंदी में शब्द कहा जाता है। शब्द क्या होता है? अंग्रेजी में वर्णों का समूह, वर्णों का समूह जिसका कोई एक निश्चित
अर्थ बनता हो, कोई एक निश्चित अर्थ बनता हो, उसे वर्ड कहते हैं, उसे वर्ड कहते हैं। कोई एक निश्चित अर्थ बनता हो, अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेटर्स अभी बताया, वर्ण ए बी सी डी ई एफ। अब उसको जोड़ा तो एक समूह बना, अगर उसका कोई अर्थ बनेगा तो वो शब्द है। तो ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स इज विद सम मीनिंग, विद some meaning is called letter, is called word, is called word। वर्णों का समूह जिसका कोई एक अर्थ बनता होगा, जिसका एक अर्थ बनता होगा, वो वर्ण कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। वर्णों का समूह जिसका कोई अर्थ बनता होगा उसे शब्द कहते हैं। जैसे अगर मैंने यहां पर एक वर्ड लिखा, मैंने लिखा राम, तो राम जो है एक व्यक्ति का नाम है, तो कायदे से ये एक शब्द है, कायदे से ये एक शब्द है, परंतु इसमें तीन वर्ण है, तीन वर्ण है, तीन वर्ण को मिलाकर एक शब्द बनता है, तीन वर्ण को मिलाकर एक शब्द बनता है। ऐसे ही एक और शब्द मैंने बोला, मैंने क्या बोला? एवरीवन, EVERY, EVERY, एवरीवन। अब एवरीवन बना हमारे पास एक बहुत शानदार सा शब्द एवरीवन। अब एवरीवन जैसे ही बना तो एवरीवन में 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि हमारे पास में 8 वर्ण बनाए, 8 वर्णों का एक शब्द बना प्रत्येक, प्रत्येक। तो इस प्रकार से संपूर्ण अंग्रेजी शब्दों से जुड़कर ही बनी है। संपूर्ण अंग्रेजी शब्दों का संग्रहालय है, शब्द ही है उसमें और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये बात याद रखना है। अब आ जाती है सबसे महत्वपूर्ण बात। अब जैसे मैंने एक वाक्य शब्द लिखा यहाँ पे, अंग्रेजी का सबसे छोटा शब्द आई कहलाता है, स्मॉलेस्ट वर्ड आई कहलाता है, आई यानी मैं, ठीक है। और लॉन्गेस्ट वर्ड की हम बात कर देते हैं, लॉन्गेस्ट वर्ड की हम बात करते हैं, तो लॉन्गेस्ट वर्ड की बात करें तो लॉन्गेस्ट वर्ड तो बहुत ही बड़ा है, इधर तो आएगा भी नहीं, इधर तो आएगा भी नहीं लॉन्गेस्ट वर्ड। एक काम करते हैं, यहां पर लिखते हैं लॉन्गेस्ट वर्ड। अब लॉन्गेस्ट वर्ड के हमसे कोई बात करे कि सर लॉन्गेस्ट वर्ड कौन सा है, तो भाई लॉन्गेस्ट वर्ड भी लिख लो। चलो इसी बात पर, लॉन्गेस्ट वर्ड आता है हमारे पास नियो, मोनो, अल्ट्रा, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, सिलिको वोल्केनो, सिलिको वोल्केनो, कोनियोसिस, कोनियोसिस। अब ये है अंग्रेजी का सबसे बड़ा वर्ड। पहली बात याद नहीं करना है, पहली बात याद नहीं करना है, पेपर में ये शब्द नहीं आएगा, पेपर में ये शब्द नहीं आएगा, इसे याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, ये शब्द पेपर में नहीं आएगा। बस ये बताया है कि अंग्रेजी में चाहे एक आई से शब्द बनता हो, एक वर्ण है इसमें, एक वर्ण है और एक ही शब्द है, एक ही शब्द है, और इसी प्रकार से ये सबसे बड़ा शब्द है। तो अंग्रेजी में एक एक शब्द जो आपने आज तक पढ़ा है वो सभी शब्द है, वो सभी चीजें शब्द हैं। शब्दों को बनाया जाता है वर्ण से, वर्ण यानी कि अब जैसे हमने कहा आई, तो आई में एक वर्ण एक शब्द, तो बड़े से बड़ा शब्द हो, छोटे से छोटा शब्द हो, बनाने के लिए हमें वर्णों का समूह बनाना पड़ता है। वर्णों का कोई अर्थ नहीं है, शब्दों का अर्थ बनता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। पूरी अंग्रेजी के अंदर, अब ध्यान से सुनना है, वर्ड के प्रकार। पूरी अंग्रेजी में
काइंड्स ऑफ वर्ड की बात करते हैं। काइंड्स ऑफ वर्ड, काइंड्स ऑफ वर्ड। अब जितने भी अंग्रेजी के शब्द हैं उन सभी शब्दों को हम लोग अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं, अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं। तो जो अलग अलग कैटेगरी है उसे हम लोग क्या कहेंगे? काइंड ऑफ वर्ड बोलेंगे, काइंड ऑफ वर्ड बोलेंगे। अब काइंड ऑफ वर्ड की जब हम बात करते हैं, काइंड ऑफ वर्ड की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास में सबसे पहला शब्द जो आता है वो आता है संज्ञा यानी नाउन। हमने सबसे पहली कैटेगरी बांटी संज्ञा की, संज्ञा के बाद दूसरी कैटेगरी बांटी सर्वनाम की, तीसरी कैटेगरी बांटी विशेषण की, चौथी कैटेगरी हमारे पास में आ गई वर्ब की, पांचवी कैटेगरी आपके पास में आ गई एडवर्ब की, छठी कैटेगरी हमारे पास में है प्रीपोजिशन, सातवीं कैटेगरी आती है कंजंक्शन, आठवीं कैटेगरी हमारे पास में आती है, आठवीं कैटेगरी हमारे पास में आती है कौन सी? इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। ये है हमारे पास टोटल 8 कैटेगरी। टोटल 8 कैटेगरी में पूरे के पूरे आपके जितने भी शब्द आपने आज तक सुने हैं अंग्रेजी में उनको इन 8 कैटेगरी में बांटते, इन 8 कैटेगरी में बांटा जाता है। सपोज करो मैंने यहां पे एक छोटा सा उदाहरण लिखा यहां पे ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा यहां पर कोई भी XYZ नाम लिखा मैंने और मैंने लिखा रीमा स्टोल अ पर्स, रीमा स्टोल अ पर्स, रीमा ने एक पर्स चुराया, ठीक है। या मैंने कहा रीमा स्टोल अ ब्लैक ब्यूटीफुल पर्स, रीमा स्टोल अ ब्लैक ब्यूटीफुल पर्स, रीमा ने एक सुंदर सा पर्स चुराया काले रंग का। अब मैंने यहां पे लिखा शी गेव इट टू हर हस्बैंड, शी गेव इट टू हर हस्बैंड क्वाइटली, QUIETLY, क्वाइटली, चुपचाप उसने ये सब अपने पति को दे दिया। अल्लास, अल्लास, he threw यानी फेंकना, he threw it into the river, he threw it into the river। अब यहां पर हमने सारा का सारा एक छोटा सा टॉपिक लिखा, ठीक है। एंड स्टार्टेड स्कोल्डिंग हर, एंड स्टार्टेड स्कोल्डिंग हर, डांटना शुरू कर दिया, स्टार्टेड स्कोल्डिंग हर, डांटना शुरू कर दिया, ठीक है। तो रीमा ने एक पर्स चुराया, पर्स पति को दिया, पति ने पर्स नदी में फेंक दिया और नदी से फेंकने के बाद उसको डांटना शुरू कर दिया। अब हमने कहा ध्यान से पढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पे एक बात बोली कि इसमें प्रत्येक अंडरलाइन जो वर्ड है ये सभी, प्रत्येक जिस चीज के नीचे, जिस समूह के नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं वह एक शब्द है, वह एक शब्द है, शब्द है, ये बात याद रखना है। सभी चीजें एक एक शब्द हैं, हर एक शब्द को वर्ण से जोड़कर बनाया, 1 2 3 4 5, 5 वर्ण जोड़े तो रीमा बन गया। तो इस तरीके से हर शब्द को हम गिन सकते हैं। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है? हर एक शब्द में हमने संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का, इन सभी का प्रयोग किया है। एक बात याद रखना है, एक बात याद रखना है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, नोट बना लीजिएगा, काम आएगा। शब्दों को जोड़कर ही वाक्य बनता है, शब्दों को जोड़कर, शब्दों को जोड़कर ही वाक्य बनता है,
वाक्य बनता है। शब्द जोड़ते हैं तो ही वाक्य बनता है, और जब वाक्य बन गया तो वाक्य लिखने के लिए इस 8 कैटेगरी का प्रयोग होता है। इन 8 कैटेगरी का प्रयोग होता है। तो अभी तक आपने मेरे साथ पढ़े काइंड ऑफ वर्ड्स की लिस्ट, केवल हमने अभी लिस्ट की बात करी है कि काइंड ऑफ वर्ड कौन कौन से होते हैं, काइंड ऑफ वर्ड कौन कौन से होते हैं। चलो भाई, यहां तक हमने सीखा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक एक संज्ञा की, एक एक काइंड ऑफ वर्ड की पहचान करते चलते हैं। काइंड ऑफ वर्ड की पहचान करते चलते हैं। पहली चीज, आपके पेपर में पार्ट ऑफ स्पीच का प्रयोग नहीं है। पार्ट ऑफ स्पीच का प्रयोग नहीं है। कंप्लीट व्याकरण जो है आपके पेपर में, पिछले कुछ सालों के पेपर को देखते हुए बताई गई है कि उसमें व्याकरण में संज्ञा सर्वनाम नहीं है, सीधा विशेषण है, कनेक्टर है, प्रीपोजिशन है, नाउन प्रोनाउन ये चीजें नहीं है। फिर से बता देते हैं, आपके पेपर में ये चीजें हैं और ये चीजें नहीं है। आपके पेपर में विशेषण है, कंपैरिजन ऑफ डिग्री है, प्रीपोजिशन है और कंजंक्शन है। ये 3 चीजें आपके पेपर में है और अन्य चीजें नहीं है, और अन्य चीजें नहीं है। परंतु इनकी पहचान करना, वाक्य बनाना, समझना बेहद जरूरी है। समझना बेहद जरूरी है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हिस्सा क्या कहता है। सबसे पहले हमारे पास में यहां पर पहला हिस्सा क्या था? पहला हिस्सा है संज्ञा का। आपको पता है, सोचो एक छोटी सी बात, पूरे टाइम पीरियड में हमारे आसपास लोग हैं, बातचीत है, लेकिन उनके नाम नहीं है। उनके नाम नहीं है। सपोज करो कोई भी व्यक्ति है, उसका कोई नाम नहीं, आप उससे कैसे बात करोगे? क्या संसार में आपके चारों तरफ लोग ही लोग हैं, लोग ही लोग हैं, लेकिन उनके नाम नहीं है। नाम नहीं है, लोग तो हैं, नाम नहीं है। सोचो कैसा लगेगा? बड़ा विचित्र लगेगा ना। नाम नहीं है, लोग ही लोग हैं। तो ऐसे में जब वर्ड आता है हमारे साथ में, तो नाम के बिना सोचो दुनिया संभव ही नहीं है। अगर आप चीजों का नाम नहीं रखेंगे तो आप सपोज करो इसे ही बुलाना है, तो क्या बोलेंगे? इसे बोलने का कोई तरीका ही नहीं, कोई भी तरीका नहीं, कोई आप समझ नहीं सकते। तो संज्ञा का होना बहुत अनिवार्य है। संज्ञा का होना बहुत अनिवार्य है। तो सबसे पहला वर्ड आता है संज्ञा। सबसे पहला वर्ड आता है संज्ञा। अब संज्ञा की जब हम बात करते हैं तो संज्ञा समझ लीजिए, हिंदी में कहते हैं संज्ञा। हम छोटा छोटा, बहुत कम कम जानकारी देकर हिस्से को बताएंगे, सिर्फ आप पहचान करते चलेंगे, पहचान करते चलेंगे। अब संज्ञा की बात करते हैं तो संज्ञा क्या है, पहले परिभाषा देख लीजिए। किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। पहली लाइन तो ये हो गई, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब ये एक वो परिभाषा है, ये वो परिभाषा है जो हम स्कूल में जब हम छोटे हुआ करते थे तब पढ़ते थे। जब हम लोग छोटे थे तो ये परिभाषा पढ़ते थे, लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, बड़े हो गए हैं तो परिभाषा भी बदलनी चाहिए, परिभाषा भी बदलनी चाहिए। इंग्लिश में भी लिखूंगा, टेंशन नहीं लेने का। अब हमने एक वर्ड बोला यहां पे, कोई भी चीज, कोई भी चीज, कोई भी चीज जो दिखाई दे, दिखाई दे या महसूस हो, कोई भी चीज दिखाई दे या महसूस हो, संज्ञा कहलाती है। संज्ञा कहलाती है, संज्ञा कहलाती है। कोई भी चीज
जो दिखाई देती है या महसूस होती है, संज्ञा कहलाती है। इंग्लिश में बात करते हैं द नेम ऑफ, इंग्लिश में बात करते हैं द नेम ऑफ, द नेम ऑफ, नेम ऑफ पर्सन, द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग इज कॉल्ड नाउन। बचपन में यही तो पढ़ाया, कोई भी चीज दिख रही है उसके नाम को संज्ञा कह देंगे, इज कॉल्ड नाउन। आगे बढ़ते हैं, एक और वर्ड है हमारे पास में, ठीक है। अब दूसरी परिभाषा भी है, द नेम ऑफ ऑल, द नेम ऑफ ऑल, द नेम ऑफ ऑल टेंजिबल एंड intangible things, intangible things, the name of all tangible and intangible things are called noun, are called noun। अब बेसिक जानकारी बतानी है हमें, अनावश्यक डिटेल नहीं पढ़नी है, शुरुआत है, बेसिक क्लास समझनी है। तो नाउन क्या है? कोई भी चीज जो दिखाई दे, महसूस हो, छू सके, उसके नाम को संज्ञा कह देंगे, उसके नाम को संज्ञा कह देंगे। अब अपने चारों तरफ देखिए, जो जो चीजें दिख रही हैं, जो जो चीजें महसूस हो रही हैं, उन सभी के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, उन सभी के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। चलो जी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास में सबसे पहले सपोज करो इंसान दिखाई देता है, मैन, महिला दिखाई देती है, आदमी, औरत दिखाई देती है, ठीक है जी। पेन दिखाई देगा, सेम ऐसे ही हमारे पास में चेयर दिखाई देती है, हमारे पास टेबल दिखाई देता है, हमारे पास कंप्यूटर दिखाई देता है, हमारे पास में कंप्यूटर दिखाई देता है। आपके सामने बहुत सारे मकान दिखाई दे सकते हैं। कोई भी चीज जो दिखाई देती है या कोई भी चीज जो महसूस होती है, उसके नाम को संज्ञा कह देते हैं। अब यहां पर समझना क्या है, अब यहां पे समझना क्या है, अब हम ये क्यों पढ़ा रहे हैं? पढ़ा इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको पढ़ना है वाक्य, वाक्य बनाना सीखना, वाक्य के अंदर प्रयोग सीखना चीज होगा। तो जब प्रयोग सीखना है तो एक एक चीज आपको आनी चाहिए, आवश्यक है, आनी चाहिए, आवश्यक है। तो सबसे पहली चीज क्या जाननी है, सबसे पहली चीज क्या जाननी है, ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे एक चीज है जो बहुत ज्यादा अनिवार्य है, बहुत ज्यादा अनिवार्य है, और वो है नाउन। नाउन के बारे में कुछ चीजें। पहली चीज, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक शब्द जो आर्टिकल्स के बाद लिखा जाएगा, आर्टिकल्स के बाद लिखा जाता है, लिखा जाता है, प्रत्येक शब्द आर्टिकल्स के बाद लिखा जाता है, उसे संज्ञा कहते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। प्रत्येक शब्द जो आर्टिकल्स के बाद लिखा जाता है, तो पहली बात याद रखनी है आर्टिकल्स, पहली बात याद रखनी है आर्टिकल्स, आर्टिकल्स के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग होता है, आर्टिकल्स के बाद हमेशा नाउन का प्रयोग होता है, हमेशा। ए एन दा कहीं भी लिखा जाएगा, उसके बाद हमेशा नाउन आएगा, उसके बाद में हमेशा नाउन का प्रयोग होगा, हमेशा नाउन का प्रयोग होगा, ये बात याद रखना। दूसरी बात क्या याद रखनी है, नंबर 2, अगर आप एंदा नहीं ढूंढ पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी प्रीपोजिशन आ जाए, कहीं भी प्रीपोजिशन आ जाए, प्रीपोजिशन आ जाए, प्रीपोजिशन के भी तुरंत बाद में अगर आर्टिकल नहीं है तो प्रीपोजिशन याद कर लो, प्रीपोजिशन के भी तुरंत बाद में संज्ञा आती है, संज्ञा ही आएगी, ये उसकी पोजीशन है। अगर कहीं पर याद रखिएगा इन आ जाए, ऑन आ जाए, एट, इनटू, फोर आ जाए,
फ्रॉम आ जाए, सिंस आ जाए, फ्रॉम आ जाए, सिंस आ जाए, तो ऐसे शब्दों के तुरंत बाद में संज्ञा आना अनिवार्य है, संज्ञा आना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ, आगे बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। आर्टिकल्स के बाद नाउन आता है, इन, ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम, सिंस के बाद नाउन आता है। अब बचता है तीसरा हिस्सा। अगर कोई वाक्य लिखते हैं तो वाक्य के सब्जेक्ट के स्थान पर संज्ञा होगा या ऑब्जेक्ट के स्थान पर ही संज्ञा होगा। ये दो चीजें समझनी है। ये हम क्या पढ़ा रहे हैं, ये संज्ञा की पोजीशन बता रहे हैं कि कोई भी वाक्य में वर्ड आता है संज्ञा, तो संज्ञा की पोजीशन क्या है। वाक्य में यदि संज्ञा होगा तो हम उसको कहां कहां ढूंढेंगे, तो हम उसको कहां कहां ढूंढेंगे, ये बात समझना है। तो पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज क्या है, आर्टिकल्स के बाद नाउन आएगा। दूसरी चीज क्या है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आएगा। तीसरी चीज क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पे नाउन आएगा। नाउन आएगा, कोई भी नाम आएगा तो सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा या फिर ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा। इतना क्लियर हो गया है, आसान है, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ, अगले हिस्से की तरफ। तो 3 पॉइंट यहां पर क्लियर हो गए। क्यों, अब हम कल को कोई वाक्य लिखते हैं तो वाक्य में, अब मैं आपको सपोज कीजिए मैंने एक वाक्य में एक सेंटेंस लिखा, एक सेंटेंस लिखा, क्या लिखा, मैंने कहा रीना टॉट मी, रीना टॉट हर स्टूडेंट्स, रीना टॉट हर स्टूडेंट्स। अब आपके सामने एक वाक्य आ गया। उदाहरण में कोई पूछे कि भाई संज्ञा कहां है, तो आसान है। अब आपने वर्ब से एक बात पूछ ले, यदि कौन कार्य कर रहा है, तो कार्य करने वाला व्यक्ति हो गया सब्जेक्ट, यानी रीना। रीना व्यक्ति का नाम है। क्या कार्य कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। किसको पढ़ा रहे हैं, विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। तो विद्यार्थी क्या हो गया, नाम हो गया। स्थान क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पहली चीज, अगर आपके सामने संज्ञा आती है तो संज्ञा आएगी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर, और जो भी संज्ञा होगी वो किसी ना किसी चीज का नाम होगा, वो किसी ना किसी चीज का नाम होगा। इतना क्लियर हो गया है, आगे बढ़ते हैं। ये अभी तक वर्ड की पहली कैटेगरी बताई। सबसे पहले जैसे बच्चे का जन्म होता है परिवार में, तो परिवार में जब बच्चे का जन्म होता है तो हम उसकी पहचान या हम उसको चीजों से पहचान करवाते हैं, नाम ले लेकर, नाम ले लेकर, नाम लेकर, भाई ये देखो ये बोतल है, पेन है, पेंसिल है, ये सब चीजें नाम है, ये सब चीजें नाम है। अब ये सब चीजें यदि नाम है तो यहां पर एक बात समझनी, यहां पर एक बात समझनी, जब ये सभी चीजें नाम है तो इन्हें संज्ञा बोला जाता है। ठीक है, अब ये क्या है, वर्ड है, वर्ड है। 4 वर्ड मिलकर एक वाक्य बना, 4 वर्ड मिलकर एक वाक्य बना। वाक्य में प्रत्येक वर्ड को बांटा, तो बांटने में पहला वर्ड निकला संज्ञा, पहला वर्ड निकला संज्ञा। अब आगे बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 संज्ञा की बात पता चल गई। नंबर 2 सर्वनाम की बात करते हैं। सर्वनाम की बात जब हम व्याख्या करेंगे तब करेंगे, अभी तो हम व्याख्या की ऊपर नहीं जा रहे, अभी हम बेसिक बता रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। अब सर्वनाम की बात करें, प्रोनाउन जो है दूसरा नाम है, सर्वनाम है। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं वे सभी शब्द, वे सभी शब्द जिनका प्रयोग, वे सभी शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। वे सभी शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है और संज्ञा के बार बार, संज्ञा और संज्ञा के बार बार, बार बार होने वाले प्रयोग पर रोक लगाता है, होने
वाले प्रयोग पर रोक लगाता है उसे सर्वनाम कहते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम, सर्वनाम यानी सभी का कॉमन नाम सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे मुझे सबका नाम नहीं पता, आप चाहे 2 लोग हो, 200 लोग हो, 50 लोग हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आप सबको यू कहकर संबोधित कर रहा हूं, आप कहकर, तुम या आप कहकर संबोधित कर रहा हूं। तो ये जो शब्द है तुम या आप, ये क्या है? सर्वनाम है। तुम या आप, ये क्या है? सर्वनाम है। ठीक है जी, तुम या आप ये एक सर्वनाम है। इतना क्लियर रख लीजिए, इतना क्लियर कर लीजिए। तुम या आप क्या है? एक सर्वनाम है। यानी कि हर वो शब्द जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होगा उसे सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम की पहचान हम अगर करें तो जैसे आई, वी, यू, दे, he, she, it, both, many, some, me, us, them, him, her, ये सभी शब्द क्या हैं? ये सर्वनाम। और भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन अभी सिर्फ हम पहचान करा रहे हैं। जैसे मैंने एक शब्द बोला, क्या शब्द बोला? रीमा स्टोल अ पर्स। अब चुराया किसने है? रीमा ने। रीमा ने कार्य किया है, ये क्या है? सब्जेक्ट है। क्या चुराया है? ऑब्जेक्ट है। नाम है, व्यक्ति में महिला का नाम रीमा है और सामान का नाम क्या है? पर्स है। अब मैंने कहा शी, अब रीमा की जगह हमने प्रयोग किया शी गेव इट टू हर हस्बैंड। उसने ये पर्स उठाकर दे दिया। किसको दे दिया? हस्बैंड को दे दिया। तो रीमा के स्थान पे पहला शब्द आया शी, दूसरा शब्द आया हस्बैंड पर्स के नाम पे इट, और हस्बैंड फिर से क्या हो गया? संज्ञा हो गया। हस्बैंड हो गया संज्ञा। अब हस्बैंड के स्थान पे अब हमने लिखा ही थ्रू इट, he threw it into the river, he threw it into the river। उसने फेंका उसको नदी में, उसने फेंका उसको नदी में। he threw it into the river। तो ही ने फेंका इट को नदी में। ही कौन है? हस्बैंड है। इट कौन है? पर्स है। अब everyone was watching them, everyone was watching them। प्रत्येक व्यक्ति उनको देख रहा था, प्रत्येक व्यक्ति उनको देख रहा था। अब प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई तो होगा जो देख रहा था, उनका कोई ना कोई नाम होगा। वो नाम हमको नहीं पता, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो व्यक्ति देख रहा था, नाम नहीं पता, कोई बात नहीं है, उसे हम एवरीवन कहेंगे। देखने वाला प्रत्येक व्यक्ति, मुझे नाम नहीं पता इसलिए सर्वनाम प्रयोग कर दिया। सर्वनाम कब प्रयोग होता है? जब हमारे पास में संज्ञा के नाम नहीं होते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कह देते हैं। जब हमारे पास सामने किसी व्यक्ति की असली पहचान नहीं पता, नाम नहीं पता, तो हम उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं, और वो जो नाम है वो सर्वनाम कहलाते हैं। वो सभी नाम सर्वनाम कहलाते हैं, ये बात ध्यान रखना है। तो एवरीवन वाज वाचिंग देम, तो ये शब्द सारे के सारे सर्वनाम है जिन्हें हमने हाईलाइट किया है। जैसे शी हो गया, इट हो गया, ही हो गया, एवरीवन हो गया, देम हो गया। ठीक है जी, तो ये क्या है? ये सर्वनाम है संज्ञा के स्थान पर। याद रखना, संज्ञा अगर किसी वाक्य में प्रयोग हो रहा है तो सर्वनाम को हटाकर ही आया होगा, ये बात याद रखना। अलग से संज्ञा का प्रयोग नहीं होता है, अलग से संज्ञा का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं,
अगला वर्ड आ जाता है नंबर 3। अब ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं शब्द के प्रकार। अब हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? शब्द। शब्द क्या था? कोई भी चीज जो अंग्रेजी में लिखी जाती है उसकी प्रत्येक इकाई को शब्द कहते हैं। उसकी प्रत्येक इकाई को शब्द कहते हैं। पहली चीज हमने पढ़ी, प्रत्येक इकाई को शब्द कहते हैं। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी? शब्द को 8 से 9 कैटेगरी में बांटते हैं। वैसे 8 कैटेगरी में शब्द को बांटा जाता है। 9वीं कैटेगरी होती है पंचुएशन, वो हम बाद में बात करेंगे। तो 8 कैटेगरी में बांटा जाता है। और फिर हमने क्या किया? प्रत्येक कैटेगरी की थोड़ी थोड़ी जानकारी दे दी। प्रत्येक कैटेगरी की अभी हम पहचान करवा रहे हैं और कुछ भी हम अभी नहीं करवा रहे हैं, और कुछ भी नहीं करवा रहे हैं। अब आता है तीसरा हिस्सा विशेषण का। विशेषण, विशेषण किसको कहते हैं? विशेषण जो विशेषता बताए, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द। संज्ञा की विशेषता, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द, बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले सभी शब्द। सभी शब्द आगे बढ़ते हैं। जैसे विशेषण में हमारे पास में भी कुछ शब्द आते हैं, ये नाम याद रखना, क्यू ओ एस ए एस सी ओ एम पी। ये हमारे पास ये इतने हिस्सों में विशेषण बटा हुआ है, केवल इतने हिस्सों में विशेषण बटा हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला हिस्सा आता है क्यू। क्यू का अर्थ होता है किसी भी चीज की मात्रा या संख्या। मात्रा या संख्या। ओ का मतलब होता है ओपिनियन। ओपिनियन होता है किसी भी चीज को लेकर आने वाले गुण और दोष। आने वाले गुण और दोष। अगला वर्ड आता है साइज। अगला वर्ड आता है साइज। किसको कहते हैं? यदि आप किसी भी चीज के आकार की बात कर रहे हैं वो विशेषण है। आकार के बाद यदि आप किसी चीज की उम्र बता रहे हैं, पुराना, नया, जवान, बूढ़ा, तो ये सब विशेषण है। इसके बाद में शेप की बात करते हैं, शेप बनावट की बात करते हैं, तो ये एक शेप है, ये एक शेप है, ये एक शेप है, ये भी एक शेप है, ये भी एक शेप है। तो ये सभी चीजें आकार है। आकार के बाद COLOR कलर, रंग रूप की बात करते हैं, तो रेड, ब्लैक, येलो ये कलर है। इसके बाद में O से बनता है ओरिजिन। O से बनता है ओरिजिन। ओरिजिन किसको कहते हैं? उत्पत्ति को। कोई भी चीज कहां से उत्पत्ति हुई है, एक छोटी जानकारी, जिस शब्द के पीछे IAN आ जाए, जिस शब्द के पीछे ESE आ जाए, वे ओरिजिन है। जैसे कनाडा से बनता है कैनेडियन, चाइना से बनता है चाइनीज, तो ये राजस्थान से राजस्थानी वर्ड बन सकता है ना। तो ऐसे वर्ड ओरिजिन को दिखाते हैं। M का अर्थ होता है किसी भी चीज की बनावट, मटेरियल। मटेरियल कहते हैं पदार्थ, किससे बना है, उसकी क्वालिटी क्या है और उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। तो ऐसे शब्द जो बनते हैं ये सब आपके बनते हैं विशेषण में, वो सब आपके बनते हैं विशेषण में। ये बात याद रखिएगा। आप साधारण शब्दों में इस प्रकार समझ लीजिए, साधारण शब्दों में इस प्रकार समझ लीजिए, आप बाजार से कमीज लेने गए, कमीज लेने गए, शर्ट लेने गए, उसके बारे में आपने जितनी भी बातें करी, जो भी बातें करी, सब विशेषण है, सबकी सब विशेषण है, याद रखिएगा। बाजार से आपने शर्ट खरीदी, विशेषण है उसके बारे में। शर्ट क्या है? नाम है। अब आप उसका रंग देखेंगे तो विशेषण है, आकार देखेंगे विशेषण है, उद्देश्य कहां पहननी है, फंक्शन में पहननी है, रेगुलर पहननी है, उद्देश्य। तो इस प्रकार के सभी शब्द आपके विशेषण कहलाते हैं। आज की क्लास, बेसिक क्लास का पहला पार्ट यहाँ पे समाप्त होता है। मिलेंगे अगली क्लास में बेसिक पार्ट 2 के अंदर। तो
बेसिक पार्ट 2 में जब हम मिलेंगे तो उसके बाकी हिस्सों को कवर करके हम फिर बढ़ेंगे वाक्य की तरफ। वाक्य जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आप किसी भी प्रकार से समझ ही नहीं पाएंगे कि व्याकरण क्या है। जो बच्चे बहुत वीक हैं, चिंता नहीं करना है, धीरे धीरे एक एक चीज को कराते चलेंगे और एक एक चीज समझाते चलेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए। धन्यवाद।